हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर 7th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमारे जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो सब हम क्या कर सकें, कम से कम मिनिमाइज़ कर सकें। बच्चों, आप देख सकते हैं ये आपके कंटेंट्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका सेंटेंसेस और सेकंड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, देन नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सब आपको दिए गए हैं। ओके, राइटिंग भी दी गई है। चलिए बच्चों, आज हम आपका सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? सेंटेंस। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए कि सेंटेंस होता क्या है। यस बच्चों, अगर आप देखेंगे तो इन इंग्लिश लैंग्वेज हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? यू विल से सर 26 लेटर्स आर देयर। ओके, अच्छा, अब मैं अगर आपको पूछूं कि ये 26 लेटर्स को हम ग्रुप में क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। ओके, और अल्फ़ाबेट से ही हम क्या बनाते हैं? वर्ड। क्या बनाते हैं? वर्ड। ओके, अब बच्चों, जो आपके वर्ड होते हैं, इट कैन बी फ्रेज और इट कैन ऑल्सो बी सेंटेंस। तो बच्चों, वर्ड जो होते हैं वो मिलके क्या बना सकते हैं? फ्रेज या फिर सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो बच्चों चलिए सेंटेंस का मतलब पहले समझ लेते हैं। बच्चों, सेंटेंस का मतलब होता है, यस, अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लॉज एंड ऑफन हैज़ अ फ्रेज ऑल्सो। You have already learned something about the sentence, the clause and the phrase in your previous class. Here we shall learn something more about sentence. तो बच्चों, हमने पहले भी अपने 6th स्टैंडर्ड में सेंटेंस और फ्रेज के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ ज़्यादा ही सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस को सरल भाषा में समझना है तो समझिए, अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड। अ कंप्लीट मीनिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आप अगर देखेंगे कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनका जो कंप्लीट सेंस होता है, यानी कि कंप्लीट मीनिंग, उसको ही हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। हियर डेफिनेशन मीनिंग ऑल्सो इज गिवन। आप देख सकते हैं ये मीनिंग आपको दिया गया है। अ सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकल यूनिट। ग्रामेटिकल यूनिट मतलब ग्रामर से मिलजुल कर बना हुआ, मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। तो वो अपने आप का पूरा मतलब बनता है ऐसे। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ एक्सरसाइज है, लेकिन मैं आपको पहले फ्रेज का भी मतलब समझा दूं कि फ्रेज क्या होता है। बच्चों, जैसे हमने पढ़ा कि सेंटेंस में कंप्लीट सेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, वैसे ही फ्रेज में इनकम्प्लीट सेंस होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, राम गोइंग, मैंने क्या लिख दिया? राम इज गोइंग, और मैंने लिखा राम इज गोइंग टू स्कूल। अब मुझे बताइए कि जो फर्स्ट है और सेकंड है, दोनों में से कंप्लीट सेंस किसका आ रहा है? आप बोलेंगे सर सेकंड वन का, और फर्स्ट वन का इनकम्प्लीट। तो फर्स्ट वन फ्रेज हो गया और सेकंड वन क्या हो गया? आपका सेंटेंस हो गया। तो चलिए बच्चों, एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए, जिसमें आप सेंटेंस और फ्रेज को आइडेंटिफाई करेंगे, वो कर लेते हैं। फ्रेज के लिए हम पी लिखेंगे, सेंटेंस के लिए एस लिखेंगे। एक ऑलरेडी एक्सरसाइज हमारे पास की हुई है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास, आइडेंटिफाई सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आप देखेंगे कि वी आर हैप्पी टू रिसीव यू एज अवर गेस्ट। तो यानी हम खुश हैं आपको अपना गेस्ट पाकर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेंटेंस है क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस है। वहीं दूसरी तरफ सेकंड वन, नोइंग कंप्लीटली वेल द कॉन्सिक्वेंस। तो आप देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर हमें नोइंग, ठीक है, नोइंग जीरंड है, यहाँ पे कोई हमें नाउन नहीं मिल रहा है, हमें ये हेल्पिंग वर्ब नहीं ठीक से मिल रहा है, और ना ही कोई हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है लेकिन वर्ब और नाउन हमें नहीं मिल रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये हमारा क्या है? फ्रेज है। क्या है? फ्रेज। सेकेंड वन, इन अ नटशेल। तो इन अ नटशेल का कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है, तो वो इन अ नटशेल का कंप्लीट मीनिंग है कि इनकम्प्लीट मीनिंग है, तो इट इज़ अ इनकम्प्लीट सेंस। तो ये इनकम्प्लीट सेंस है, इसीलिए ये भी हमारा क्या है?
फ्रेज क्या है? फ्रेज। देन फोर्थ क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द मेडिकल रेस्क्यू टीम। आप ये देखेंगे कि आई जो है एक सब्जेक्ट है, वॉन्ट जो है वर्ब है, एंड देन जो बाकी है वो ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट एक सेंस निकल रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे सेंटेंस। ओके, ग्लैड टू सी यू, ग्लैड टू सी यू, ग्लैड टू सी यू, इसका अपना एक कंप्लीट सेंस है, इसीलिए ये भी एक सेंटेंस है। देन माई फ्लाइट अराइव्ड जस्ट नाउ, तो माई फ्लाइट जस्ट अराइव्ड नाउ भी एक कंप्लीट सेंस है, इसीलिए सेंटेंस है। देन सर्वर आवर्स बिहाइंड शेड्यूल, तो सर्वर आवर्स बिहाइंड शेड्यूल का अपना कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए ये क्या है? फ्रेज है। क्या है बच्चों? फ्रेज। ओके, तो आप समझ गए बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपको दिया गया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या बताया गया है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो बच्चों अगर हम सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में अगर जानना चाहें, जैसे कि आप अभी देखेंगे, देखा थोड़ी देर पहले, तो इसमें हमें एक सब्जेक्ट मिलता है, एक वर्ब मिलता है और ऑब्जेक्ट रहता है। तो बच्चों यहाँ पे जो बताया गया है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेकर हम प्रेडिकेट मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? प्रेडिकेट। तो यहाँ पे एक वर्ड है आपको दिया गया है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। तो आप जरा समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट तो हमने पहले ही बता दिया कि जो भी नाम होते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं वो सब्जेक्ट हैं आपके, और प्रेडिकेट यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। समझ रहे हैं? चलिए इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप समझ सके। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको मीनिंग समझाया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें बताया गया कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, द पार्ट विच टेल अस मोर अबाउट द पर्सन और थिंग और what they do forms the predicate of the sentence। प्रेडिकेट में ये भी बताया गया है कि सेंटेंस भी प्रेडिकेट, मतलब वर्ब भी प्रेडिकेट का पार्ट होता है, वर्ब भी प्रेडिकेट का पार्ट होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि जो सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में बताए और वर्ब को कंटेन करे उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं, और जो सब्जेक्ट डूअर होता है वो। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट बताया क्या गया है आपके लिए, एक एक्सरसाइज दी गई है। चलिए उसे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए, तो व्हाट इज़ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यहाँ दी गई हमें, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल दी गया है, द प्रेडिकेट कैन बी मेड ऑफ ओनली अ वर्ब। प्रेडिकेट जो है वो वर्ब से भी बना हो सकता है। जैसे ही लाफ्ड, तो ही इज़ अ सब्जेक्ट एंड लाफ्ड इज़ अ प्रेडिकेट। अब आगे देखते हैं, अ प्रेडिकेट में हैव एन ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट का अपना ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। सब्जेक्ट आई बॉट अ बुक, तो बॉट अ बुक, बॉट वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, अ प्रेडिकेट कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप समझते हैं, जैसे म्यूजिशियन, डॉक्टर, टीचर, है ना, ये सब जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी कि अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट के साथ जो लगते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए बच्चों इसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस टाइम 2 सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि बच्चों जो आपका सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है, और जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो हेल्प पे मतलब वर्ब, मेन वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है यानी कि प्रेडिकेट, उसको आपको इन सर्कल करना है। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, पहला हमारे लिए कर दिया गया है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्री। डिस्ट्रक्शन एक नाम है, यस, आप यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्री, तो यानी कि पेड़ों की बर्बादी, कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, रेनफॉल इज़ एसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हमें पता है बारिश क्यों होनी चाहिए, तो ये हमारा रेनफॉल जो है वो क्या हो गया बच्चों, इट इज़ अ सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। देन थर्ड वन, trees provide shelter and food to various animals. Tree is a subject and rest of the part is predicate. We cannot produce food to feed ourselves.
subject, and then predicate. We must plant and nurture at least one tree every year. तो we जो है वो हो गया subject और rest of the part is predicate. We need to take care of our environment. तो we is the subject and rest part is the our predicate. Tree is a subject and rest part is our predicate. Plant is a subject and rest part is our प्रेडिकेट. तो आपने देखा कितना आसान था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करना. तो बच्चों आज हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा? आज हमने इस टॉपिक में समझा कि जो इंग्लिश होता है उसमें जो लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं उन लेटर्स से अल्फ़ाबेट बनता है. अल्फ़ाबेट में जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स से हम फ्रेज़ या सेंटेंस बना सकते हैं. सेंटेंस जो होता है उसका अपना कंप्लीट सेंस होता है, लेकिन जो फ्रेज़ होता है उसका अपना इनकम्प्लीट सेंस होता है. सब्जेक्ट दो पार्ट में होता है. एक होता है मतलब सेंटेंस जो है वो दो पार्ट में होता है. एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है क्या होता है? दूसरा होता है प्रेडिकेट. क्या होता है? प्रेडिकेट. ओके बच्चों, चलिए हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिए. अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों और अब हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में. किसके बारे में बच्चों? वैसे तो यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर? यस, कितने टाइप के सेंटेंस हैं? देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस. आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है. हर एक सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बोलते हैं और बताते हैं. चलिए देखते हैं कैसे. बच्चों सबसे पहला आता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. क्या आता है? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. क्या आप जानते हैं डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? बच्चों ये वो सेंटेंस होते हैं जैसे आई विल गो टू मार्केट, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क, आई एम कमिंग विद यू. यस, तो ये जो सब चीज़ें होती हैं आप बताते हो स्टेटमेंट टाइप के कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर दूँगा, वो सब डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस में आते हैं. बच्चों आप ये भी याद रखें कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते. पॉजिटिव वालों को अफर्मेटिव कहते हैं और नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहता है. आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे आप देखें आई प्ले फुटबॉल. यस, और नेगेटिव में माई सिस्टर डज नॉट प्ले फुटबॉल. तो नोट जो लगा है यहाँ पे नेगेटिव वर्ड बनाने के सेंटेंस बनाने के लिए हमें नो, नेवर, नेदर, नॉर, नॉट इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है. ओके देन तो मैंने बताया अभी डिक्लेरेटिव के बारे में. मैंने क्या डिक्लेरेटिव के बारे में आपको बच्चों बताया? आप बोलेंगे सर आपने हमें डिक्लेरेटिव के बारे में ये बताया कि ये सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो कहे जाते हैं, एक दूसरे को हम कह के बताते हैं कि हमारे एक्शंस या फिर हम क्या सोच रहे हैं करने के बारे में. ये सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव में नॉट, नॉर, नेवर, नेदर के बिना होता है और जबकि नेगेटिव में हम नॉट शब्द और नेवर, नॉर, नो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं. फिर बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे. आगे हमारा नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं बच्चों तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टू आस्क समथिंग यानी कि हम किसी से क्या कर रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं. क्या कर रहे हैं? किसी से हम पूछ रहे हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके जो आंसर होते हैं वो हमें यस, नो और WH क्वेश्चन फॉर्म में मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया डू यू लाइक टू स्टडी इंग्लिश. तो अगर किसी ने आपसे पूछा है कि क्या आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, ना यानी यस, नो ऐसे. लेकिन अगर हम WH का कोई भी वर्ड उसके आगे लगा देते हैं जैसे विच स्कूल डू यू गो टू, तो इसका आंसर क्या होगा? आप यस, नो नहीं बोल सकते, आपको उसको स्कूल का नाम बताना पड़ेगा कि आई गो टू सो एंड सो स्कूल. ओके, तो इंट्रोगेटिव समझना भी बहुत आसान बच्चों. आगे है नेक्स्ट वन इंपरेटिव सेंटेंस. क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में अगर बताया जाए तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा आपको कुछ ऑर्डर देते होंगे या दादा दादी या फिर टीचर स्कूल में बोलते होंगे ओपन योर टेक्स्ट बुक, गो देयर, सिट हियर. ये सब इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आपने भी कभी प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब चीज़ें होती हैं बच्चों. तो अब हमें समझना क्या है? देखिए सबसे पहले इंपरेटिव में आप ये समझिए कि कमांड क्या होता है. ठीक है, कमांड मतलब ऑर्डर. ठीक है, जैसे टेक डाउन, व्हाट आई से. यस, जब आप किसी को ऑर्डर देते हो तब. रिक्वेस्ट, प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी.
एडवाइस बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो आप केयरफुल रहो जब आप रोड पे चल रहे हो। देन लास्ट वन बच्चों, लास्ट वन आता है एक्सक्लेमेटरी। क्या आता है? एक्सक्लेमेटरी। बच्चों वैसे तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ये भी नॉर्मल डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस जैसे हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग क्या रहता है, इसमें अलग ये रहता है कि इसमें हमारे फीलिंग्स इमोशंस जुड़े होते हैं। जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। देखिए मैंने कितने सरल शब्दों में बोला, लेकिन फिर भी मैं इसको अलग तरीके से बोलूँगा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो मैंने इसको कैसे बोला? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अलग तरीके से बोला। तो वाव जो है एक शब्द आप देखेंगे, वाव, ओफ, आउच, ओ, यस। तो ये जो शब्द होते हैं बच्चों इनमें फीलिंग्स होती हैं। क्या होती है? अलाज, ओ, ये सब फीलिंग्स होते हैं। तो आप देखेंगे इसीलिए यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया, हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग स्काई इज़। वर्ब इसमें लास्ट है, और हाउ, वॉट, या तो फिर जो शब्द होते हैं हुर्रे, हिप्पी, यस, ओ, एलास, इन शब्दों से वर्ड स्टार्ट होता है। ये सेंटेंस भी दो तरीके से आप लिख सकते हो, और इनके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, आप समझ सकते हैं बच्चों। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होता है? इसमें तो फुल स्टॉप होता है, देन इंपरेटिव में भी फुल स्टॉप होता है, देन इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, देन इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ऐसे उल्टा आई। ओके, तो ये हमने आज कुछ टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा। देख सकते हैं बच्चों आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि जो सेंटेंस होते हैं वो स्टेट करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, एंड ऑल दैट। ओके, तो वो डिक्लेरेटिव होते हैं, इसके एंड में फुल स्टॉप, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही सेंटेंस आपको यहाँ पे करके बताए गए हैं। यस, क्या आप ये रीड कर सकते हैं मेरे लिए? ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन भी आपको बताया गया है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, यस और नो और विद WH। यस, फिर उसके बाद ऑर्डर रिक्वेस्ट भी आपको बताया गया है। ऐसे ही बच्चों आप देखेंगे तो आपको आगे जिसमें अलास वी लॉस्ट द मैच, ओह हम मैच हार गए, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज़। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस में कि एक अलास के साथ जो फीलिंग इमोशन वाला वर्ड है उसके साथ जस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ किया है। दूसरा जो सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है उसके एंड में वर्ब के बाद में उन्होंने क्या यूज़ किया है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आप ये याद रखेंगे बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम 3 आ गया है जिसमें हमें बताया गया है रीअरेंज ईच सेट ऑफ जम्बल्ड वर्ड इनटू अ मीनिंगफुल असर्टिव सेंटेंस विद प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटलाइजेशन। तो बच्चों जो हमें 1 2 3 4 5 दिया है इसमें हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बना के दिखाना है। क्या करना है? वैसे तो अगर हम इसको पढ़ेंगे कि दिस टेम्परेचर ईयर एट अनबियरेबल डोर्स द टाइम इज ऑफ द, इसका कोई अपना अर्थ यानी कि मीनिंग नहीं है, देयर इज़ नो मीनिंग, इट इज़ सेंसलेस। सो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको इस तरीके से सेंटेंस मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा ग्रामर की मदद से कि ये एक इसका अपना मतलब निकले पूरा कंप्लीट। चलिए बच्चों जल्दी से हम ये भी एक्सरसाइज सॉल्व कर। तो चलिए बच्चों हम पहला वाला जो क्वेश्चन दिया गया उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेते हैं। तो आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए, दिस टेम्परेचर ईयर एट अनबियरेबल ऑर्डर्स द टाइम इज़ ऑफ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी नेगेटिव नहीं, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है और सबसे पहले हमें इसमें हमारे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, देन वर्ब, देन जो हमारा अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट में वैसे तो जो THE द है वो आर्टिकल है, तो द आर्टिकल है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम द आगे लगाएंगे, द सब्जेक्ट। यहाँ पे हमें सिर्फ एक वर्ड दिख रहा है आउटडोर। क्या दिख रहा है? आउटडोर। द आउटडोर देन टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज़ अनबियरेबल। तो इसका आंसर क्या होगा? द आउटडोर टेम्परेचर यानी बाहर का टेम्परेचर इस समय अनबियरेबल, इज़ अनबियरेबल यानी कि जो हम जिसे नहीं बर्दाश्त कर सकते ऐसा है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ गिवन ऑन वाइल्ड लाइफ ऑफ कैन बिहेवियर द टेलीविज़न लर्न देयर एनिमल्स वी हैबिटेट्स प्रोग्राम्स लॉट फ्रॉम कैन अबाउट एंड द। तो इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो आप देखेंगे वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, देन वर्ब कैन है,
देन फिर जो भी सेंटेंस आप बनाएं, तो यहाँ पे बनेगा वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट द एनिमल्स, देयर बिहेवियर एंड हैबिटेट्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम ऑन द टेलीविज़न। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वी कैन लर्न a lot about the animals, their behavior and habitats from the wildlife programs on the television। फिर बच्चों नेक्स्ट थर्ड वन दिया एंड रिड्यूस न्यू दिल्ली यमुना एक्सप्रेस वे ट्रेवलिंग आगरा बिटवीन हैज़ द टाइम आगरा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट देखिए तो यमुना है, देन यमुना एक्सप्रेस ये एक सब्जेक्ट है, और वे जो है और हैज़ ये दोनों जो हैं ये वर्ब हैं। तो यमुना एक्सप्रेस वे, तो ये एक पूरा सब्जेक्ट हो गया यमुना एक्सप्रेस वे, और हैज़ जो है और रिड्यूस जो है वो वर्ब है। तो यमुना एक्सप्रेस वे हैज़ रिड्यूस द ट्रैवलिंग टाइम बिटवीन न्यू दिल्ली एंड आगरा। तो देखिए कितना मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। देन उसके बाद फोर्थ वन, रीजन्स इंक्रीजिंग ऑन फॉर नंबर एंड एक्सीडेंट व्हीकल द ऑफ द वन इज़ रोड इन। तो इसका मीनिंगफुल जो सेंटेंस बनेगा, तो इसमें बनेगा वन ऑफ द रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट इज़ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स। वन ऑफ द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो आप देखेंगे कि रीज़न, वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि वन ऑफ द रीज़न जो है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इंक्रीजिंग जो है वो आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है, और रोड एक्सीडेंट वो ऑब्जेक्ट हो गया। देन फिफ्थ वन, कैनॉट क्लाइमेट एक्सिंट एडजस्ट द स्पाइसेस टू चेंज बिकम विच द। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका सूटेबल? द स्पाइसेस विच कैनॉट एडजस्ट टू चेंज विद क्लाइमेट बिकम एक्सिंट। तो द स्पाइसेस जो है, द स्पाइसेस जो दो यहाँ पे शब्द दिया गया है द स्पाइसेस, यस द स्पाइसेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक सब्जेक्ट है, और कैनॉट नेगेटिव वर्ड है, कैन जो है वो एक वर्ब का काम कर रहा है, यस एडजस्ट भी एक वर्ब का काम कर रहा है, टू चेंज। तो आप देखेंगे इसका आंसर बना द स्पीसीज विच कैनॉट एडजस्ट टू चेंज विद क्लाइमेट बिकम एक्सटिंक्ट। इसका मतलब क्या होता है? जो क्लाइमेट को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में भी हमें जंबल वर्ड दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है और उनकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं और उसका प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, पहला वाला जैसे दिया गया है, यस्टरडेज वॉच मैच यू डिड। तो हमें पता है कि डिड से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर होगा डिड यू वॉच यस्टरडेज मैच। क्या आंसर आएगा? डिड यू वॉच्ड यस्टरडेज मैच। सेकंड, हैव यू लंच फॉर विल वॉट। तो वॉट विल यू हैव फॉर लंच, वॉट विल यू हैव फॉर लंच। थर्ड वन, विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। क्या है थर्ड वन का आंसर? विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। फोर्थ वन का आंसर क्या है? हाउ डिड यू मेक दिस केक, हाउ डिड यू मेक दिस केक, देन क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ वन का आंसर, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। देन E1 पे आ जाइए। E1 में भी कुछ आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ बनाना है। चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। रीअरेंज ईच set of jumbled words into a meaningful exclamatory sentence with proper punctuation and capitalization। तो यहाँ पे पहला वाला दिया एक्सपीरियंस द स्पाइन चिलिंग वाव सम वॉज। तो आंसर क्या आएगा? वाव, वाव दैट एक्सपीरियंस वॉज सम स्पाइन चिलिंग, वाव दैट एक्सपीरियंस वॉज सम स्पाइन चिलिंग। सेकेंड वन का आंसर क्या होगा? वॉट अ स्प्लेंडिड सनराइज, वॉट अ स्प्लेंडिड सनराइज। फोर्थ वन, थर्ड वन, ओ नो, ओ नो मेड द मिस्टेक अगेन, ओ नो मेड द मिस्टेक अगेन। फोर्थ वन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट। फिफ्थ लास्ट, वॉट एन अमेजिंग फीस्ट, वॉट एन अमेजिंग फीस्ट। देन बच्चों आपके पास F1 दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि आप ये सेंटेंस पढ़ें
और इन सेंटेंस में क्या करना है आपको, अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, यानी कि आप देखें यहाँ पर स्टार्टिंग से आपको बताया गया है, अगर वो असर्टिव सेंटेंस हैं पॉजिटिव तो एस लिखेंगे, नेगेटिव हैं तो एनएस लिखेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए आई लिखेंगे, आईएस लिखेंगे, इम्परेटिव के लिए आईएस लिखेंगे। यस, ओके। अच्छा, फिर आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है एक्सक्लेमेटरी के लिए ईएस लिखेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है आई एम वेरी अपसेट, तो ये आंसर होगा इसका ए एस, असर्टिव पॉजिटिव। प्लीज़ डू सिट डाउन, तो आई एम इम्परेटिव सेंटेंस। देन व्हाट कैन आई डू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई कैनॉट हेल्प यू, इसका मतलब क्या हो गया, असर्टिव नेगेटिव क्वेश्चन। देन फिफ्थ वन, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, तो यहाँ पे क्या है, लेट्स से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होंगे इम्परेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ फूल यू आर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यस, गो होम राइट नाउ, इम्परेटिव सेंटेंस। डू नॉट बुली द वीक, ये आपका हो गया है कौन सा सेंटेंस, ये भी आपका हो गया है इम्परेटिव सेंटेंस। देन नाइन्थ वन में आपका सेंटेंस क्या दिया गया, यू मस्ट नेवर डू दिस अगेन, तो यू मस्ट नेवर डू दिस अगेन, ये भी हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव यानी कि असर्टिव। ओके, देन आगे हमारा क्या दिया गया है, हैव यू फिनिश योर मील, तो ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है 10th वन। देन 11th वन जो हमारा क्वेश्चन है, आई शैल नॉट ओबे योर ऑर्डर, तो आई शैल नॉट ओबे योर ऑर्डर, ये कौन सा सेंटेंस हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा, यस बताइए जल्दी कौन सा सेंटेंस हो गया बच्चों ये हमारा, तो बच्चों ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। देन 12th वन, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ऐसे, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। प्लीज़ हेल्प मी टू शॉर्ट दिस आउट, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया है। बर्ड्स डू नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, ये आपका जो हो गया है वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ ज्वेलरी, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया है। ऑडिसस वाज अ वेलियंट सोल्जर, यस ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया है यानी कि पॉजिटिव। द केयर टेकर ऑफ अ बंगलो लेट अस इन, तो ये भी आपका कौन सा सेंटेंस हो गया है, असर्टिव सेंटेंस हो गया है। आई थैंक यू हार्टली फॉर ऑल योर काइंडनेस, ये भी आपका कैसा हो गया है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया है। द कॉलोनियल ऑर्डर हिज मैन टू मार्च अहेड, ये भी आपका क्या हो गया है, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया है। कैन यू ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर ऑल योर मिसफॉर्चून, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो बच्चों हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो जी1 है। जी में हमें क्या करना है बच्चों, अगर हमें सेंटेंस पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग टाइटल है, अगर सेंटेंस पढ़ने के बाद उसमें अगर डिक्लेरेटिव है तो डीएस लिखना है, इंट्रोगेटिव है तो आई लिखना है, इम्परेटिव है तो आईएम लिखना है, एक्सक्लेमेटरी है तो ईएस लिखना है, तो ऐसे हमें लिखना है। तो बच्चों अगर आपको मैं सेंटेंस बताऊं ध्यान से तो आप देखिए ये सेंटेंस जो स्टार्टिंग से हैं, दिस इज़ द कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेट फॉरेस्टेशन और मेसलेस कटिंग ऑफ ट्री, तो ये जो है ये आपका डीएस यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देन ट्रीज आर एसेंशियल फॉर सब्सटेंस ऑफ लाइफ एंड दिस प्लानट, ये भी आपका डीएस सेंटेंस है। प्लांट्स हेल्प अस मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, तो बच्चों इन द एटमोसफियर आप ये सेंटेंस देखेंगे ये भी डीएस है। ओके, ट्रीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेजिस्टिंग इरोजन, तो आप देखेंगे ट्रीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल रेजिंग एजेशन, ये भी आपका डीएस सेंटेंस है। दे अट्रैक्ट द क्लाउड्स ब्रिंग रेनफॉल, ये भी डीएस सेंटेंस है। देन यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। देन द नेक्स्ट लाइन इज हाउ एसेंशियल द रेन आर फॉर अ गुड हार्वेस्ट, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका, यस लिख दीजिए। देन नेक्स्ट वन कैन से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। विदाउट अ गुड हार्वेस्ट वी कैन नॉट प्रोड्यूस फूड टू फीड आवर सेल्फ, फूड टू फीड आवर सेल्फ ये भी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। देन एज अ रिजल्ट
अगर आप देखें एज अ रिज़ल्ट देयर विल बी फेमाइन, तो ये जो है वो किसी अनिष्टा के बारे में बता रहे, तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया ये। ट्रीज इन द फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू वेरियस एनिमल, ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दे गिव अस सो मच, दे गिव अस सो मच डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डू वी इम्परेटिव सेंटेंस। व्हाट शुड वी डू, विश व्हाट शुड वी डन टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम दिस डेंजरस सिचुएशन, ये भी आपका ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। यस, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन लेट मी प्रॉमिस वाला जो है वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। यस, लेट अस प्रॉमिस टू सेव द एनवायरनमेंट, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। देन टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस। देन प्लांट एंड न्यूट्रिएंट्स एट लीस्ट वन प्लांट एवरी ईयर टू कीप द एनवायरनमेंट ग्रीन, ये आपका डीएस है। तो बच्चों हमने बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। यस, इसका वीडियो मैं डाल रहा हूँ ग्रुप में और आप सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। आपको एक नोटबुक बना लेनी है, उस नोटबुक में आपको ये सब चीज़ें सॉल्व करनी है। टेक्स्ट बुक में है तो टेक्स्ट बुक में सॉल्व करेंगे, नोटबुक है तो नोटबुक में सॉल्व करेंगे। ओके।